हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू द चैनल भारत द लर्निंग स्पॉट। हम लोग क्लास 8th ज्योग्राफी का चैप्टर 2 पढ़ रहे थे, जिसमें हम वाटर एज अ नेचुरल रिसोर्स पढ़ रहे थे, राइट। हमने देखा था कि वाटर स्कैरसिटी हो रही है, क्योंकि ओवर एक्सप्लॉयटेशन किया जा रहा है, वाटर पोल्यूशन किया जा रहा है, राइट। सो इस वीडियो में हम लोग अब पढ़ेंगे कि वाटर रिसोर्सेज का कंजर्वेशन किस तरह से किया जाए, उन्हें बचाया कैसे जाए ताकि वाटर की अवेलेबिलिटी इंश्योर हो सके, राइट। सो एक्सेस टू क्लीन एंड एडुकेट वाटर इज अ मेजर ग्लोबल इशू, क्योंकि क्लीन और जितना पानी चाहिए सफिशिएंट वाटर उतना अवेलेबल नहीं हो पा रहा है, उतना एक्सेस नहीं हो पा रहा है। तो ये हम ये नहीं कह सकते कि एक पर्टिकुलर जगह का इशू है, ये पूरे वर्ल्ड का इशू है, चाहे वो कोई भी कॉन्टिनेंट हो, नॉर्थ अमेरिका हो, साउथ अमेरिका हो, अफ्रीका हो, एशिया हो, ठीक है, कोई भी कॉन्टिनेंट हो। हमने देखा था ऑस्ट्रेलिया, ऑस्ट्रेलिया पूरा का पूरा कॉन्टिनेंट वाटर स्कैरसिटी से सफर करता है ना। तो हम कह रहे थे कि वाटर एक रेन्यूएबल रिसोर्स है, वाटर की क्वांटिटी तो कम होती ही नहीं है, वाटर रिन्यू होता रहता है, राइट। लेकिन क्या होता है कि इसके ओवर यूज की वजह से और पोल्यूशन की वजह से हमने देखा था कि रिवर पोल्यूशन किया जा रहा है, इंडस्ट्रीज का जो भी एफ्लुएंट्स है, गंदगी है, वो सब नदियों में डायरेक्टली बहा दी जा रही है, जिससे पोल्यूशन हो रहा है ना। तो इस सब की वजह से ये जो फ्रेश वाटर है जो भी अवेलेबल था, अब ये अनफिट होता जा रहा है यूज के लिए। अब जब यूज के लिए ही नहीं होगा तो वाटर की स्कार्सिटी होगी, राइट। और उसी स्कार्सिटी से बचने के लिए हमें कंजर्वेशन करना होगा। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि मेजर कंटामिनेंट्स क्या है वाटर के। कंटामिनेंट्स मीन्स कि जो मतलब हिंदी में हम इनको बोलेंगे जो दूषित करने वाले जो भी पदार्थ होंगे, मतलब पॉल्यूटेंट्स हम इनको बोल सकते हैं, है ना। तो पहली बात कि जो डिस्चार्ज किया जा रहा है अनट्रीटेड एंड पार्शली ट्रीटेड सीवेज का। सीवेज क्या होता है? वही जो घरों से गंदा पानी निकलता है ना, वो क्या होता है कि उसको ट्रीट नहीं किया जाता, यानी कि उसमें से गंदगी अलग नहीं की जाती है, तो उस गंदे पानी को डायरेक्टली नदियों में बहा दिया जाता है, डिस्चार्ज कर दिया जाता है। या तो वो पूरी तरह से अनट्रीटेड है या फिर पार्शली ट्रीटेड है, यानी कि थोड़ा बहुत ट्रीट कर लिया, बाकी की गंदगी उस पानी में रह गई और उस पानी को रिवर में डिस्चार्ज कर दिया डायरेक्टली, राइट। एंड सेकेंड थिंग, यूज ऑफ एग्रीकल्चरल केमिकल्स। एग्रीकल्चरल केमिकल्स जैसे कि फर्टिलाइजर, पेस्टिसाइड्स, केमिकल फर्टिलाइजर का यूज करें तो इससे क्या होगा कि ये खेत है, राइट, इसमें केमिकल डाला, जो भी चीज है, केमिकल फर्टिलाइजर डाल दिया, पेस्टिसाइड डाल दिया, अब अल्टीमेटली क्या होगा? रेन होगी। जब रेन होगी तो किसी ना किसी तरह से ये पानी बहकर जाना ही है, तो ये पेस्टिसाइड अल्टीमेटली रिवर में जाकर मिल जाएंगे। या फिर ये बहकर नहीं भी गया यहाँ से पानी, तो क्या होगा? यहाँ से डायरेक्टली ग्राउंड में चला जाएगा, ग्राउंड वाटर में चला जाएगा, तो वो केमिकल्स ग्राउंड वाटर में मिल गए, तो वाटर कंटामिनेट हो गया, वाटर पोल्यूट हो गया। अगला है डिस्चार्ज ऑफ इंडस्ट्रियल एफ्लुएंट्स इन वाटर बॉडीज। वाटर बॉडीज जैसे लेक हो गई, रिवर हो गई, इसमें इंडस्ट्रियल एफ्लुएंट्स यानी कि वही इंडस्ट्रीज का जो भी कचरा है, गंदा पानी है ना, वो सब डायरेक्टली वही बिना ट्रीटमेंट के वाटर बॉडीज में डिस्चार्ज कर दिया जाता है। जैसे ये जो है एक एग्जाम्पल है यमुना रिवर का। यमुना रिवर ना बहुत ज़्यादा पोल्यूट हो चुकी है, क्यों? इसी वजह से, सीवेज की वजह से, इंडस्ट्रियल एफ्लुएंट्स और गार्बेज की वजह से ये इस यमुना में डायरेक्टली डिस्चार्ज कर दिया जाता है। घरों का सीवेज, इंडस्ट्रियल एफ्लुएंट, गार्बेज यानी कि जो कूड़ा कचरा होता है, वो डायरेक्टली इस नदी में डाल देते हैं। तो ये नदी बहुत ज़्यादा पोल्यूट हो चुकी है आज की डेट में। अब ये जो हमने पढ़े कि अनट्रीटेड जो सीवेज है, एग्रीकल्चरल केमिकल्स हैं, इंडस्ट्रियल एफ्लुएंट्स हैं, ये सब क्या करते हैं? नाइट्रेट्स, मेटल्स, पेस्टिसाइड्स, इस सब से पॉल्यूट करते हैं वाटर को, यानी कि वाटर में नाइट्रेट्स मिल जाते हैं, कुछ मेटल्स मिल जाते हैं। मेटल जो है हमारी बॉडी के लिए बिल्कुल हेल्दी नहीं है, बिल्कुल बहुत ख़राब होते हैं अगर बॉडी में मेटल्स चले जाएं तो। पेस्टिसाइड है, इस सब से वाटर पॉल्यूट हो रहा है। तो ये मेजर कंटामिनेंट्स हैं कि किस चीज़ की वजह से आखिर पॉल्यूशन हो रहा है वाटर का, राइट। फिर क्या होगा? इससे हेल्थ रिस्क होंगे, मेटल की वजह से होंगे। पता है क्यों? क्योंकि इनमें से काफ़ी ज़्यादा इस तरीके के केमिकल हैं जो नॉन बायोडिग्रेडेबल हैं। पहले बायोडिग्रेडेबल समझते हैं। बायोडिग्रेडेबल वो होता है जो आसानी से एनवायरनमेंट में मिल जाए। जैसे हमने कोई फ्रूट खाया, लाइक केला ले लेते हैं, ठीक है, केले का छिलका हमने उतारा, फेंक दिया, तो वो क्या होगा? बायोडिग्रेडेबल है, वो डिकम्पोज हो जाएगा और एनवायरनमेंट में मिल जाएगा। लेकिन ये केमिकल इस तरह के हैं जो नॉन बायोडिग्रेडेबल है, यानी कि जो एनवायरनमेंट में ना मिले। जैसे हम प्लास्टिक का एग्जांपल ले सकते हैं, ये सालों साल, कईयों हजारों साल तक प्लास्टिक ऐसी की ऐसी पड़ी रहती है, ये बिल्कुल एनवायरनमेंट में नहीं मिलती है।
तो ये बायोडिग्रेडेबल नहीं है प्लास्टिक। तो इसी तरीके से कुछ ऐसे केमिकल्स होते हैं जो एनवायरनमेंट में नहीं मिलते हैं, ठीक है। और जब एनवायरनमेंट में नहीं मिलेंगे तो क्या होगा, वो ह्यूमन बॉडीज में एंटर करेंगे कहीं ना कहीं से। हम पानी पियेंगे इसी पॉल्यूट रिवर का, ठीक है, तो वो हमारी बॉडी में आ जाएंगे। ये जो केमिकल्स हैं वही कंटामिनेट वाटर के थ्रू आ जाएंगे। इससे क्या होगा, हेल्थ रिस्क होंगे, बीमारियां बढ़ने लगेंगी। अब गंदा पानी पियोगे तो बीमारी तो होंगी ही ना। तो इस तरीके से वाटर को पॉल्यूट करना भी वो मतलब डायरेक्टली फिर वो हमारे हेल्थ रिस्क से भी जुड़ जाता है। सो पॉल्यूशन कंट्रोल मेजर्स क्या हैं, अब किस तरह से हम इस पॉल्यूशन को कंट्रोल कर सकते हैं। पहली बात तो जो सीवेज है, जो घरों से गंदा पानी निकल रहा है, जो इंडस्ट्रियल वेस्ट है, उसको ट्रीट किया जाए वाटर बॉडीज में डिस्चार्ज करने से पहले ही, राइट। मतलब वाटर बॉडीज में डिस्चार्ज तो अल्टीमेटली होना ही है पानी, चाहे कुछ भी कर लो, चाहे तुम जमीन पे भी फैला दोगे तब भी अल्टीमेटली वो वाटर बॉडीज में ही जाना है। तो वहां पर वाटर बॉडीज में डिस्चार्ज करने से पहले उनको ट्रीट कर लो। उनमें से जो भी पॉल्यूटेंट्स हैं, केमिकल्स हैं, जो भी हैवी मेटल्स हैं, पेस्टिसाइड, जो भी चीज़ है उसको अलग कर लो, और जो साफ पानी रह जाता है उनको इन नदियों में छोड़ दो। तो इससे वाटर भी पॉल्यूट नहीं होगा, फिर ना ही कोई हेल्थ रिस्क होगा, है ना। और दूसरी बात कि सेफ एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस को प्रमोट करना है, यानी कि केमिकल पेस्टिसाइड का, केमिकल फर्टिलाइजर का यूज़ ना किया जाए, ऑर्गेनिक फार्मिंग की जाए जो हमने देखी थी, जिसमें भी किसी भी केमिकल का यूज़ नहीं होता है, ठीक है। तो ये सब किया जाए तो वाटर पोल्यूशन जो है वो कंट्रोल हो जाएगा, ठीक है। तो फिर अल्टीमेटली अब हम मेन चीज़ पर आते हैं, कंजर्वेशन मेथड्स, कि अगर वाटर का कंजर्वेशन अगर हमको करना है तो हम अलग से क्या एफर्ट्स लगा सकते हैं। पहली बात कि फॉरेस्ट और जो अदर वेजिटेशन कवर होता है ये सरफेस रन ऑफ को स्लो कर देता है और ग्राउंड वाटर को रिप्लेनिश करता है। हमने सॉइल में पढ़ा था, सॉइल इरोजन में, जैसे अगर कोई पेड़ लगा हुआ है, ठीक है, इस तरह से, और ये लैंड है, ये सॉइल है, ठीक है, और इसकी जड़ें अंदर तक जाती हैं, इस तरह से इस सॉइल को पकड़ के रखती हैं। तो अगर यहाँ पर बारिश हुई भी मान लो, तो पानी क्या होगा, ये पेड़ ना इस पानी को बचा कर रखेगा, इतनी आसानी से रन ऑफ नहीं होकर जाएगा, बहकर नहीं जाएगा पानी। तो इससे जब यहीं पर टिका रहेगा पानी तो ग्राउंड वाटर इसको सोक करेगा ना, नीचे जाएगा पानी, तो ग्राउंड वाटर रिप्लेनिश होगा, यानी कि ग्राउंड वाटर भरेगा। तो पहला काम क्या करना है, फॉरेस्ट और वेजिटेशन कवर, ये सारी चीजें करनी है, राइट। दूसरा मेथड अपना सकते हैं वाटर हार्वेस्टिंग। वाटर हार्वेस्टिंग क्या होती है, ये रेन वाटर जो होता है उसको कलेक्ट करता है और उसको स्टोर करके रख लेता है, जिससे सरफेस रन ऑफ रुक जाता है। वही बात कि जैसे ये जो फोटो है, यहाँ पर मान लो बारिश हुई, राइट, तो अगर ये गड्ढा यहाँ पर नहीं होगा तो ये पानी सारा कहीं ना कहीं बहकर चला ही जाएगा, ठीक है, और पानी यूज के लिए फिर नहीं रह जाएगा। लेकिन क्या हुआ, एक गड्ढा बना दिया यहाँ पर, तो बारिश हुई तो सारा पानी इसी में आकर जमा हो गया, जिससे सरफेस रन ऑफ भी रुक गया एंड रेन वाटर स्टोर भी हो गया। अब रेन वाटर बिल्कुल फ्रेश वाटर होता है, तो ये यूजेबल भी हो सकेगा वाटर, राइट। तो वाटर हार्वेस्टिंग एक बहुत अच्छी टेक्निक है। अगला जो मेथड है वो कैनाल्स को प्रॉपरली लाइन करना है। कैनाल्स का यूज क्या होता है, कैनाल जिनको हम हिंदी में बोलते हैं नहरें, कैनाल्स का यूज हम खेतों को इरिगेट करने के लिए करते हैं, सिंचाई करने के लिए करते हैं, ठीक है। तो अभी तक क्या था कि जो कैनाल्स थी वो कच्ची कैनाल्स थी, यानी कि डायरेक्टली नदी से एक रास्ता खोद दिया गया खेत तक का, तो वो सिर्फ खुदा हुआ एक रास्ता ही है जहाँ से पानी जा रहा होगा। तो जैसे ये एक मेन रिवर है, ठीक है, यहाँ से एक कैनाल निकाल दी इस तरह से, तो ये अभी कच्ची है, डायरेक्टली मिट्टी के कांटेक्ट में है ये, तो क्या होगा, यहाँ से वाटर धीरे धीरे करके ग्राउंड में चला जाएगा, है ना। तो वाटर लॉस हो रहा है इससे, वाटर सीपेज जिसको हम बोल रहे हैं, इससे वाटर लॉस हो रहा है। तो इसको मिनिमाइज करने के लिए ना इन कैनाल्स को लाइन करना पड़ेगा, यानी कि इनको पक्का बनाना पड़ेगा। इनका जो सरफेस है उसको उसमें जो है वो सीमेंट लगा दो या कंक्रीट, ब्रिक्स, प्लास्टिक, इस सब से कैनाल्स को पक्की कैनाल बना दो। अब क्या होगा, जब यहाँ पर सीमेंट लग गया इस कैनाल में, है ना, पूरा सीमेंट लग गया, तो अब ये पानी जो है वो सोक नहीं करेगा, नीचे सीपेज नहीं होगी पानी की, ठीक है। तो वाटर इस कैनाल में बना रहेगा प्रॉपरली। तो एक मेथड ये भी हो गया। तो अगला जो मेथड है वो है स्प्रिंकलर्स। स्प्रिंकलर्स कुछ इस तरह के दिखते हैं, ये पाइप लगा हुआ है, ठीक है, इनके ऊपर ये स्प्रिंकलर्स लगे हुए हैं जिन्हें हम मतलब फुवारे टाइप बोल सकते हैं इनको। तो ये इस तरीके से दोनों तरफ पानी छोड़ते हैं तेजी से, ये इफेक्टिवली उस एरिया को, इस फील्ड को इरिगेट कर सकते हैं, इससे वाटर लॉस भी नहीं होगा,
वाटर लॉस कैसे हो जाता है? सीपेज के थ्रू एंड इवापोरेशन के थ्रू। देखो मेनली पहले क्या होता था, जैसे ये हमारी इरिगेशन फील्ड है, इसमें डायरेक्टली पाइप छोड़ दिया गया, पानी डाल दिया गया। अब ये पूरे खेत में धीरे 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 पानी जाएगा, तो इससे क्या होगा, जितने पानी की ज़रूरत है उससे ज़्यादा पानी इसमें यूज़ हो जाता था। ठीक है, कुछ पानी ग्राउंड में चला जाता था, ग्राउंड सोक कर लेता था, और कुछ इवेपोरेशन हो जाता था। तो एक्स्ट्रा वाटर यूज़ हो रहा है ना, वाटर लॉस। इस वाटर लॉस से बचने के लिए ये स्प्रिंकलर इरिगेशन बहुत काम का है। इसमें जितना पानी चाहिए उतना यूज़ होगा, और ये हर जगह पर जाएगा। ठीक है, यहाँ पर भी जाएगा, यहाँ पर भी जाएगा, जितने पानी की नीड है उतना ही पानी इसमें यूज़ होने वाला है। और एक और तरीका है ड्राई रीजन्स में। ड्राई रीजन्स यानी कि जहाँ पर बारिश कम होती है और वहाँ पर इवापोरेशन ज़्यादा होता है, क्योंकि जो सनलाइट है वो डायरेक्टली हर टाइम पड़ रही होती है सिवाय रात के, तो वहाँ पर हाई इवेपोरेशन रेट होता है। तो वहाँ पर किस तरीके का हम इरिगेशन कर सकते हैं? ड्रिप, या जैसे हम ट्रिकल इरिगेशन बोलते हैं, वो बहुत ज़्यादा यूज़फुल होता है। ड्रिप या ट्रिकल एक ही टाइप है। तो ड्रिप इरिगेशन क्या होता है, इस तरह से पूरे खेत में ये पाइप बिछा दिए जाते हैं ना, और इन पाइप में छेद हो रखे हैं, यहाँ पर, यहाँ पर, यहाँ पर। इन छेदों से जहाँ जहाँ पर पौधे हैं वहाँ पर बूंद बूंद करके ये पानी टपकता रहेगा, इस तरीके से 1 2 3, इस तरह से एक एक बूंद उसी पौधे को मिलेगी जितनी उसकी ज़रूरत है। ठीक है, तो इससे भी वाटर लॉस जो है वो कंट्रोल हो जाता है। तो ये एक बढ़िया तरीका है ना इरिगेशन का। तो हमने वाटर और उसका कंजर्वेशन दोनों ही कंप्लीट कर लिया है। अब नेचुरल वेजिटेशन एंड वाइल्ड लाइफ रिसोर्सेज बच जाते हैं, जिनको हम पढ़ेंगे अगली वीडियो में। तो वीडियो अगर पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, एंड मिलेंगे अगली वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड कीप लर्निंग।